गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टीचर्स डे है, जैसा कि आप सबों को पता है। तो सबसे पहले आप सबों को तहे दिल से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को शत शत नमन। और इसके अलावा आज हम बात करें अपने इस क्लास की, तो आज आपका अकाउंटेंसी का क्लास होगा। और अकाउंटेंसी के क्लास में हम लोगों ने पिछले दिन एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2, ठीक है। और उसमें कुछ हमें स्पेशल बुक्स के बारे में पढ़ना था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए, पिछले दिन हमने कैश बुक और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखे थे, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करने वाले हैं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस फ्लड में और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे रह के कर सकें। तो 11th क्लास की ये वीडियो होगी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और डबल कॉलम कैश बुक हमारा आज का टॉपिक है, जो मैंने आपको बता दिया। डबल कॉलम कैश बुक के बाद हम बात करेंगे पेटी कैश बुक की, और पेटी कैश बुक के बाद हम बात करेंगे आपको कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है कैश बुक की, ठीक। तो फिलहाल अभी डबल कॉलम कैश बुक के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि पिछले दिन मैंने आपसे कहा था कि उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बैंक और कैश दोनों में लेन देन होता है, फिर से सुन लीजिएगा, उन संस्थाओं में जहां पे ट्रांजैक्शन कैश और बैंक दोनों मीडियम से किए जाते हैं, उन जगहों पे डबल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है, जिसमें कैश के लिए अलग से कॉलम होता है, बैंक के लिए अलग से कॉलम होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसमें 2 कॉलम आपके बढ़ जाते हैं अमाउंट में, 2 लेफ्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में, और 2 फिर राइट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में आपके कॉलम बढ़ जाते हैं। तो 10 कॉलम का ये हमारा परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है इसका, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। तो ये जो हमारा फिलहाल क्वेश्चन है सामने, और ये है आपका मैसर्स टूल्स इंडिया के डिटेल्स हैं इसमें, और इससे आपको डबल कॉलम कैश बुक क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया है प्रोसीजर, सबसे पहले आप कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट साइड में ऊपर लिखेंगे डेट पार्टिकुलर जेफ का अमाउंट बैंक और अमाउंट, सॉरी पहले अमाउंट कैश फिर अमाउंट बैंक, फिर से इसी तरह से डेट पार्टिकुलर जनरल कॉलम अमाउंट कैश अमाउंट बैंक। तो ये 10 कॉलम बना लेने के बाद सबसे पहले हम चले आएंगे डिटेल्स की ओर, जहां 2005 में 1 सितंबर के दिन हमारा बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस है 42,000 रुपये और 15,000 रुपये। जी हाँ, 42,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़। तो आइए स्टूडेंट्स ट्रांसफर कर लिए इस पैसे को। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कैश बुक जब आप बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस जो होगा, ठीक, महीने के या साल के शुरू में जो बैलेंस होंगे उसको दिखाना है आपको। तो वही मैंने यहाँ लिखा है 2005 1 सितंबर के दिन हमारे हाथ में कितना पैसा है, टू बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास। तो कैश के अकाउंट में हमने लिखा 15,000 और बैंक के अमाउंट में हमने लिखा 42,000 रुपये। क्लियर है? चलिए, अगला जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 4 सितंबर को हुआ है। यहाँ गुड्स परचेज किया गया, लेकिन चेक के माध्यम से किया गया, 12,000 रुपये का गुड्स है। तो इसे कैसे दिखाएंगे हम? तो परचेज किया चेक के माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि जब हम परचेज करते हैं तो पैसा क्या होता है, घटता है हमारा। तो ये कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो इसीलिए बाई परचेज हमने दिखा दिया 2005 4 सितंबर के दिन 12,000 रुपये। और जैसा कि वहाँ चेक से पेमेंट किया गया है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक वाले कॉलम में। कैश वाले को हम लोग केवल डैश देके छोड़ देंगे। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अगला जो है वो सितंबर 8 का डिटेल है हमारा, और सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। कैश सेल हुआ है यहाँ 6,000 रुपये का। तो सेल जब हम करते हैं, परचेज करते हैं तो क्या होता है, कैश डिक्रीज होता है, लेकिन सेल जब हम करेंगे तो क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा। तो हम लेफ्ट साइड में चले आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सितंबर 8 को टू सेल 6,000 रुपये। क्लियर? सितंबर 13 को क्या हुआ भाई फिर? तो सितंबर 13 को परचेज किया है मशीनरी, और यहाँ भी चेक से पेमेंट किया है। तो मशीनरी जब हम परचेज करते हैं तो बदले में हम कैश या उसके इक्विवेलेंट देते हैं, जो कि हमने यहाँ दिया भी है, चेक दिया है। तो यहाँ पे बाई की तरफ चले आएंगे और बाई मशीन दिखाएंगे हम 5,500 और बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे, चूंकि पेमेंट जो हुआ है वो चेक में हुआ है। क्वेश्चन में क्लियरली इस बात का मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा सितंबर 16 को है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। मतलब कैश से ही हुआ है लेकिन चेक के माध्यम से भुगतान हुआ है हमारा, मतलब हमें प्राप्ति हुई है 4500 रुपये की। तो फिर से हम 2 से दिखाएंगे सितंबर 16 को, लेकिन अमाउंट इस बार हम कैश वाले में नहीं, हम कहाँ दिखाएंगे, बैंक वाले में दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे भाई? तो हम अमाउंट दिखाएंगे 4500 रुपये, ठीक है। 4,500 का हमने अमाउंट यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर?
चलिए सितंबर 20 को फिर अगला डिटेल दे रहा है परचेज दिस स्टेशनरी बाय चेक। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेंसेस किया, कैश खर्च किया है हमने 1100 रुपए का स्टेशनरी आइटम हमने खरीदा है, लेकिन पेमेंट हमारा चेक से हुआ है, तो फिर से एक्सपेंसेस है, मतलब राइट साइड आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। डेट सितंबर 20 बाई स्टेशनरी 1100 रुपये हमने लिख दिया अमाउंट वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में, और यहाँ पे हमने डैश दे दिया कैश वाले में। बढ़ेंगे आगे और सितंबर 24 को फिर से चेक दिया है रोहित को, तो रोहित को हम चेक दे रहे हैं, मतलब हमारा पैसा खत्म हो रहा है, घट रहा है, तो हम चले आएंगे इस तरफ और फिर हम लिख देंगे भाई रोहित 1500 रुपये। यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ तो 1500 हमने लिख दिया अमाउंट बैंक वाले कॉलम में और नीचे हमने खाली छोड़ दिया है। उसके बाद चले आएंगे फिर सितंबर 27 को स्टूडेंट्स, और वहाँ लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया 10,000 रुपये। तो बैंक से जब कैश विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, बैंक का अमाउंट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बैंक का अमाउंट डिक्रीज होगा तो हम यहाँ लिख लेंगे बाई कैश 10,000 रुपये। यहाँ पे सी क्यों लिखे हैं ये अभी बताते हैं आपको। तो बाई कैश 10,000। दूसरी ओर कि क्या होगा, हमारा अमाउंट जो है कैश का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैंक से पैसा निकालेंगे तो 10,000 रुपये हमारे यहाँ कैश इन हैंड जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक, और कैश वाले अमाउंट में हम लिख देंगे 10,000, ठीक है। कैश बढ़ रहा है इसीलिए कैश वाले अमाउंट में हमने 10,000 लिखा, और यहाँ बैंक घट रहा था इसलिए बैंक वाले अमाउंट में हमने 10,000 लिखा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। अब सी की बात है कि सी क्यों लिखें सर आप, तो सी इसलिए लिखा गया है स्टूडेंट्स कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। सी फॉर होता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होता है कि जब एक ही एंट्री का प्रभाव दो जगहों पे सेम बुक में पड़े, जैसे यहाँ भी इसी एंट्री का प्रभाव पड़ा और यहाँ भी सेम अमाउंट था 10,000, यहाँ भी 10,000 यहाँ, तो इस कंडीशन में हम लोग सी लगा देते हैं जनरल वॉल्यूम वाले कॉलम में, और इसीलिए हमने यहाँ पे भी सी लिख दिया। सितंबर 30 को अगला है रेंट पेड किया है, ये भी चेक के माध्यम से किया 2,500 रुपये का। फिर से चले आएंगे क्रेडिट साइड में और बाई रेंट लिख देंगे सितंबर 30 को 2,500। वेरी क्लियर। और आखिरी हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सितंबर 30 को ही हुआ है। सैलरी पेड की गई है 3500 रुपये की, तो भाई साहब सैलरी पेड किया है, लेकिन ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कैश में दिया या चेक में दिया। तो जब कोई जानकारी ना दी गई हो तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ पे कैश पेमेंट हुआ होगा, और इसीलिए आप बाई सैलरी लिख के कैश वाले अमाउंट में 3500 रुपये लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, तो उसके बाद हमारा काम होगा, यहाँ तो हमने सारा कुछ कर लिया, अब हमारा काम होगा दोनों कॉलम को जोड़ना। तो पहले हम कैश वाले को जोड़ते हैं, तो 15,000 और 6 21,000 और 10 31,000 31,000 यहाँ हमने दिखा दिया। इसके बाद फिर इधर जोड़ते हैं तो 42,000 एंड 4,500 टोटल 46,500, ठीक। तो उसको हमने लिख दिया यहाँ भी और यहाँ भी, और खाते क्लोज कर दिया। तो भाई इतना पैसा तो हमें मिला था, लेकिन खर्च हमने कितना किया, तो बैंक कैश के अमाउंट में हमने 17,400 और 3,500 मतलब 20,900 रुपये खर्च किए हैं। तो 31,000 में से 20,900 आपने खर्च कर लिए, तो आपके हाथ में कितना बचा है, तो जो हाथ में बचा है उसको हम लोग दिखाते हैं बाई बैलेंस सीडी के नाम से, और उसी को हमने यहाँ मेंशन कर दिया 30 को ही बाई बैलेंस सीडी 10,100 रुपये। ठीक इसी तरह से इस तरफ का जोड़ जो है बैंक वाले कॉलम का हमारा आया है 46,500 रुपये 46,500 रुपीज़, और यहाँ भी है 46,500 रुपीज़, टोटल तो वही होगा। खर्च कितना किया हमने सो देखते हैं, तो 12,000 यहाँ, 5,500 यहाँ, 17,500, 1,100 फिर यहाँ 18,600, फिर 19,600, 20,100 यहाँ हो गया हमारा पूरा, फिर 10,000, 30,100 और 32,600, ठीक। तो 46,500 में से 32,600 हमने घटाया, निकल के आया 13,900 रुपये अभी भी हमारे हाथ में बचे हुए हैं, उसको भी हमने बाई बैलेंस सीडी दिखा दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी आपका 11th का क्लास चल रहा है, इसीलिए कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम बना के आपको कैश बुक बनाना सिखाया जा रहा है। बट अगर बात करें प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, या फिर आगे इसका काम आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही कम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो ज़्यादातर मैंने जो पहले आपको बताया सिंगल कॉलम कैश बुक वही बनाने को मिलता है, ठीक है। बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 12th में ही जाओगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो वहाँ पे कैश और बैंक को सिमिलर समझा जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं, ठीक। तो बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। हमने यहाँ पे देखा है डबल कॉलम कैश बुक का एक एग्जांपल, और अब हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी द मैटर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना अगला टॉपिक, और हमारा अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक की बैलेंसिंग की जहाँ तक बात है, तो आप इस चीज़ को पहले ही कर चुके हैं, लेकिन
एक एग्जाम्पल और बना लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा कि बैलेंसिंग क्या होता है इस चीज को आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो कुंती ट्रेडर्स का आपके पास डिटेल है फिर से एक बार, और आपको बोला गया सिंगल कॉलम कैश बुक आपसे रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन में। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का सबसे पहले आप परफॉर्मा यहाँ फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये आज कॉलम का परफॉर्मा होता है। आप लोगों को बनाते बनाते भी याद हो गया होगा, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज वो प्रैक्टिस कर लें। ठीक, तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैश बुक जो हम बनाते हैं तो महीने के शुरू में जो हमारे पास कैश बैलेंस होता है सबसे पहले हम उसे ही दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। तो यहाँ पे 2005 सितंबर 1 को हम पहली एंट्री करेंगे टू बैलेंस बीडी, 40,000 रुपए यहाँ से हमने लिख लिया है। ठीक है, चलिए दूसरा जो है लाइन उसमें लिखा है डिपॉजिटेड इन बैंक 16,000, बैंक में 16,000 रुपए जमा किए गए। तो बैंक में जब हम पैसे जमा करेंगे तो क्या होगा, हमारा कैश डिक्रीज करेगा। कैश जैसे ही डिक्रीज करता है या डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट को भी अगर आप देखें तो क्रेडिट करना है इसको। क्रेडिट किसको करेंगे, तो कैश अकाउंट में तो कैश लिखते नहीं, हम कैश अकाउंट में लिखेंगे बैंक। ठीक है, तो बाई बैंक अकाउंट हमने लिख दिया। सितंबर 2 को 16,000 रुपीज वहां अमाउंट था, 16,000 हमने यहाँ भर दिया। सितंबर 4 को अगली एंट्री हमारी है इसमें रिसीव्ड फ्रॉम पुनित, रिसीव किया गया है पुनित से 11,700 रुपए। तो हम फिर से इसे डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड में जो भी प्राप्तियां होती हैं हमारी उसको दिखाते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, सितंबर 4 डेट डालेंगे, टू पुनीत अकाउंट 11,700 रुपए हमने अमाउंट में डाल दिया। इसके बाद सितंबर 5 को कैश पेड किया रुक्मिणी को, 7,000 रुपए उसके कैश थे और उसमें से हमने डिस्काउंट रिसीव किया कुछ और बदले में उसे केवल 6,850 रुपीज ही देने पड़े। तो कैश बुक में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केवल कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कर पड़ेगा, बाकी चीजों की कोई यहाँ पे कुछ प्रभाव इस पर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे 6,850 का ही लेखा हम करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ इससे हमको फिलहाल इस कैश बुक में कोई मतलब नहीं है। तो कैश पेड किया है, कैश जा रहा है हमारे हाथ से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रुक्मिणी अकाउंट 6,850 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ फिर, तो उसके बाद फिर कैश सेल है क्या, हाँ जी हाँ, सितंबर 6 को कैश सेल ही है 14,800 रुपए का। तो फिर से हम टू सेल के नाम से दिखा देंगे 14,800 रुपए। ठीक है, नाम लिखा हुआ है सुधीर, कोई मतलब नहीं है भाई, कैश सेल हुआ तो हम क्यों नाम लिखें किसी का, नाम लिख देंगे तब तो वो क्रेडिट सेल हो गया। तो इसीलिए हमने नाम नहीं लिखा और केवल लिख दिया टू सेल सितंबर 6 को 14,800 अमाउंट वाले कॉलम में। सितंबर 7 को हम देखते हैं परचेज किया है ऑफिस का फर्नीचर 8,000 रुपए का। तो जब ऑफिस फर्नीचर हम परचेज करेंगे तो हमारा कैश फिर से डिक्रीज होगा। चले आएंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे पहले डेट सितंबर 7 बाई फर्नीचर 8,000 रुपीज। फिर से सितंबर 7 को ही एक और है स्टेटमेंट हमारा, स्टेशनरी परचेज की गई है 1,700 रुपए की, 1,700 की। तो फिर से क्रेडिट साइड में ही हम सितंबर 7 का डेट डालेंगे, लिखेंगे बाई स्टेशनरी 1,700। क्लियर। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और लिखेंगे गुरमीत से रिसीव किया है हमने 14,500 रुपए, टोटल शायद उसके यहाँ 15,000 रुपए थे, 500 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, 14,500 में मिल गया। तो फिलहाल हम 14,500 दिखा लेंगे कैश बुक में सितंबर 11 को टू गुरमीत 14,500। क्लियर है। उसके बाद सितंबर 14 को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 1,160 रुपए का, फिर उसे हम दिखाएंगे यहाँ पे सितंबर 14 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,160। ओके, नाउ कैश सेल हुआ 16,000, सॉरी कैश सेल हुआ हमारा 23,000 का। ठीक है, सितंबर 17 को कैश सेल हुआ हमारा 23,000 का। फिर से सितंबर 17 को हम दिखाएंगे टू सेल 23,000। क्लियर है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, तो कमल से गुड्स परचेज किया, लेकिन कैश में किया तो क्यों हम लिखें कमल का नाम, तो केवल हम बाई परचेज दिखाएंगे, सितंबर 21 का डेट डालेंगे, बाई परचेज लिखेंगे, 17,000 अमाउंट में लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे सितंबर 23 को फिर से एक खर्च नजर आ रहा है भाई, टेलीफोन चार्ज पे किया है 2300 रुपए। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम दिखाएंगे इसी तरफ और लिखेंगे सितंबर 24 बाई टेलीफोन चार्जेस 2,400। उसके बाद का जो खर्चा है हमारा वो खर्चा है किस चीज का, जस्ट होल्ड, टेलीफोन चार्जेस यहाँ मैंने 2400 किया है तो इसको भी 2400 कर देते हैं। ठीक है, एक जगह 2400 और 12300 एक जगह होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर टोटल गलत होगा और हमारा सवाल भी गलत बन जाएगा। 2400 हो गया, एक मिनट मैं जोड़ कर दूं, 50, 30,850, 17,58, 27,60, 17,000, 17,000, 17,000, 17,000, 17,000, 17,000,
ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो टेलीफोन चार्जेस हमने लिख दिया 2400। उसके बाद सितंबर 29 को मंथली वेजेस और सैलरी पेड की गई है 8250 रुपए की, तो हम उसे दिखाएंगे यहाँ। बाय वेजेस एंड सैलरी सितंबर 29 को 8250 रुपीज का। सितंबर 29 को ही कैश परचेज किया है 11,000 का, तो फिर से इसे हम दिखा देंगे सितंबर 30 क्रेडिट साइड में बाई परचेज 11,000, और लास्ट में सितंबर 30 को फिर कैश सेल हुआ हमारा 15,600 का, तो हम यहाँ दिखा देंगे सितंबर 30 टू सेल 15,600। ठीक है, तो ये था हमारा कैसे हम एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, जो आपका यहाँ टॉपिक है। तो बैलेंसिंग कैसे होता है, तो सबसे पहले डेबिट साइड का हम जोर लगाएंगे। क्यों डेबिट का जोर लगाएं, तो भाई कैश जितना आएगा उसी में से हम खर्च करेंगे ना, तो कभी भी कैश रिसिप्ट जो है उससे ज़्यादा हमारा कैश पेमेंट नहीं होगा। तो रिसिप्ट हमेशा कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में, तो इसीलिए पहले हम डेबिट का जोर निकालते हैं कि हमने कुल कितनी प्राप्तियां की, मतलब हमारे पास कुल कितने पैसे आए। तो हमने यहाँ पे जोड़ा तो हमको पता चला 1,19,600 रुपये, 1,19,600 रुपीज वी टोटल आई टोटल रिसीव्ड इन दिस कैश बुक। ठीक है, 1,19,600 रुपये इस कैश बुक में हमें मिले हैं। ठीक, उसके बाद हमने खर्चों को जोड़ा एक साथ, ये रहा 16,000, ये रहा 6,850, तो हो गया टोटल 22,850। इसको भी जोड़ लेते हैं, 20 और 22 और 8 30,850, हमने लिख दिया 3850। उसके बाद 1,700 और ये 1,260, दोनों को जोड़ेंगे 2,860, यहाँ हमने इसको लिख दिया। नीचे वाले को जोड़ते हैं हम, 17,000 यहाँ, तो 19,400, और उसमें फिर इसको जोड़ेंगे 19 और 8 27,650, 27,650, 11,000 और ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 38,650, तो 38,650 सबको जोड़ते हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमारा निकल के आया 72,360। मतलब हमने कुल रिसिप्ट कितना किया था 1,19,600, हमारा खर्च हो रहा है मात्र 72,360 रुपये। जो बैलेंस बचा उसी को बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं भाई, और शॉर्ट फॉर्म में उसे हमने BF यहाँ पे लिखा है। तो बाई परचेज हमने लिख लिया, और उसके बाद सितंबर 30 को ही हम बाई बैलेंस CD गिराएंगे। कितना, तो घटाने के बाद हमारे पास कितना बचा 47,240, 47,240, वही हमने लिख दिया बाई बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। तो ये था हमारा बैलेंसिंग फिगर, कैसे हम करते हैं कैश बुक में, और बैलेंसिंग क्या होता है कैश बुक में। ठीक है, एक क्लास आपका और चलेगा, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। एक क्लास आपका और चलेगा जिसमें हम कुछ और बुक्स की चर्चा करेंगे, जैसे सेल्स इनवर्ड, परचेज आउटवर्ड, ये सब बुक क्या होते हैं इसकी बात हम लोग करने वाले हैं अगले क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से मेरे सभी शिक्षकों को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो भी जानकारियाँ हैं मेरे पास मैं दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय रिस्पेक्टिव टीचर्स, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।